अस्सलाम वालेकुम। चले, आज का जो हमारा टास्क है ना, हमें लास्ट टाइम ना यूनिवर्सिटी की तरफ से ना एक टास्क मिला था। टास्क क्या था, उन्होंने ना वो चाह रहे थे कि उनके पास ना एक ऐसी स्टोरेज सर्विस हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँ। वो चाह रहे थे कि हर प्रोफेसर साहब जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर रह के ना अपना क्या कर सकें, एक स्टोरेज सर्विस यूज कर सके, जिस तरह गूगल ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है ना, इस तरह की उन्हें एक स्टोरेज जो सर्विस है वो चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, एक ऐप डेवलप कर ली। ठीक है, अब उन्होंने ऐप को क्या किया हुआ है, उन्होंने विंडोज सर्वर पे उसको क्या कहते हैं, उन्होंने रन किया हुआ है। अब जो प्रोग्रामर है जिन्होंने ऐप डेवलप की है वो वेब बेस्ड ऐप है, उन्होंने आपको दी है ऐप। फर्स्ट वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसको आप विंडोज सर्वर पे आपने इसको क्या करना है, इसको रन करना है। सेकंड, उन्होंने जब इसको विंडोज सर्वर पे रन किया, पहले हम यहाँ पे इसको रन करेंगे विंडोज सर्वर पे। पहले उन्होंने जब इसको विंडोज सर्वर पे रन किया तो 1-2 महीने बाद उन्हें इस चीज का पता चला कि यहाँ पे तो ना इसको ऑन रखने का बहुत ज्यादा मसला है, क्योंकि लाइट बंद हो जाती थी, टीचर्स अपनी फाइल अपलोड कर रहे होते थे, तो वो ना डिस्कनेक्टिविटी आ रही थी। सेकंड, उन लोगों के पास जो स्टोरेज का बहुत ज्यादा इशू था। ये रियल टाइम आपकी एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी की। उन्होंने सोचा इस चीज को जो है ना वो क्लाउड पे हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड के लिए उन्होंने फिर अमेजोन का इंतखाब किया कि जी इसको हमने अमेजोन पे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले आज हम जो टास्क करेंगे वो हम करेंगे, उसको क्या कहते हैं, अमेजोन पे एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे विंडोज सर्वर, उसके ऊपर इसको क्या कहते हैं शिफ्ट करेंगे। उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, हमारी एक मसले से जान छूट जाएगी। पहला मसला क्या है, जो स्टोरेज का है वो भी मसला हल हो जाएगा। सेकंड जो है कि जो जब लाइट जाती है या इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, लेकिन हमारे पास दो इश्यूज आएंगे। एक, जो हमारा जो डाटा है उसको अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हमेशा इंटरनेट चाहिए होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमें इंटरनेट नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लोकल नेटवर्क पे वो तो होता रहेगा। लेकिन फिर अमेजोन के ऊपर, आरडीपी के ऊपर, यानी कि विंडोज सर्वर के ऊपर हमें अपलोड करने के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान तो ये है कि हमें एक सर्वर अच्छा बाय करना पड़ेगा जिसकी 8 GB या कम से कम रैम हो, प्रोसेसर अच्छा हो, नेटवर्क कार्ड या स्टोरेज अच्छी हो। लेकिन फिर हमने उसको आगे मॉडिफाई करने के लिए हमने खुद से जो है वो स्टेप्स ढूंढने हैं। जिस तरह हम उसको बीनस्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं, उसके डेटाबेस के लिए साथ में एक डेटाबेस बना लेंगे, लेकिन ये भी जो है वो हमें सोल्यूशन जो है वो कॉस्टली पड़ेगा। सेकंड, फिर हम ये भी कर सकते हैं, हम अमेजोन के ऊपर एक EC2 इंस्टांस बना लें लिनक्स के ऊपर, उसी एक ही मशीन के ऊपर हमारा जो डेटाबेस है वो रन हो रहा हो, उसी के ऊपर हमारा जो सर्वर है वो होस्ट हो। या सेकंड, हम ये भी कर सकते हैं कि EC2 के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो जाए, S3 के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाए, जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, और डेटाबेस की जो मशीन है उसके ऊपर हमारा डेटाबेस सेव हो जाए। लेकिन फिर ये सोल्यूशन भी हमारे लिए कॉस्टली है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें एप्लीकेशन के बारे में ना कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो इस तरह की है। नीचे उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो PHP का मिनिमम वर्जन कौन सा होना चाहिए, 7.3.0 होना चाहिए। करंटली अभी क्या चल रहा है, 8 से ऊपर चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जी PDO एक्सटेंशन अनेबल होनी चाहिए, PHP फाइल इन्फो एक्सटेंशन जो है वो अनेबल होनी चाहिए, और MySQL डेटाबेस जो सर्वर है वो चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काम पे आ जाते हैं, अपने इधर आ जाते हैं सोर्स के अंदर, और सैंडबॉक्स जो है उसका एनवायरनमेंट जो हम उसको रन करते हैं। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में हम आगे स्टूडेंट एग्जाम का आप लोगों ने नाम सुना है, एग्जाम, एग्जाम वैम्प, हाँ जी।
हाँ जी, लोकली सर्वर क्रिएट करने के लिए, यानी कि हमें क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। हमारा जो प्रीवियस सोल्यूशन है वो क्या था, उन्होंने विंडोज सर्वर के ऊपर उन्होंने एग्जाम को रन किया हुआ था। उसको रन करने के बाद उस पर क्या कहते हैं, अपना डेटाबेस भी क्रिएट किया हुआ था, सारा कुछ। अभी हमारे पास जो फाइल पड़ी है वो फाइल कौन सी है, ये वेबसाइट के नाम से हमारे पास ये फाइल है, जिसके अंदर हमारी जो फाइल हैं वो सारी है, ठीक है। और इसका साइज कितना है, इसका साइज हमारे पास है जी 59 MB। हम EC2 में आ जाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं हम। अभी हम बाय डिफॉल्ट जो रीजन है वो हमने USA को ही सिलेक्ट किया हुआ है। हम नाम कर देते हैं जी इसको ड्राइव, और इस पे हम सिलेक्ट करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और कंफर्म, और फिर आ जाते हैं जी मशीन इमेज जो है वो 2019 ठीक है। अभी हमारा T2 माइक्रो की बजाय हम इसको कर देते हैं जिसमें हमारे पास रैम अच्छी हो, हम कर लेते हैं जी T3 मीडियम कर देते हैं, या चलें T3 लार्ज कर देते हैं 8 GB मेमोरी के साथ। अभी मीडियम ठीक है हमारा, चलें फिलहाल हमारा ये ठीक है। की पेयर हम क्रिएट कर लेते हैं जी, की पेयर असफन के नाम से हमने की पेयर जो है उसको क्रिएट किया है। और नेटवर्क सेटिंग्स जो हैं वो हमने कर दिया है अलाउ HTTPS और HTTP ट्रैफिक, क्योंकि हमने वेब सर्विसेज को इस्तेमाल करना है। स्टोरेज जो है वो हमारे पास 30 GB मैक्स है, क्योंकि अभी हम जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। और दूसरा, हम इस स्टोरेज को कभी यूज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टोरेज जो है वो हमें कॉस्टली पड़ रही होती है। हम S3 को यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवांस डिटेल को हम रहने देते हैं। हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारी मशीन है वो क्रिएट हो चुकी है। ड्राइव के नाम से क्रिएट हो चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं। इस पे अभी कोई सर्विस जो है वो हमारी रन नहीं हो रही होगी, आप देख सकते हैं ये ओपन नहीं होगी हमारे पास। इसको कनेक्ट पे हम करते हैं, RDP पे। ये सारे प्रोसेस आपको पता है ना, किस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं मशीन को। और 1-2 मिनट लगेंगे इसको। इसमें रिकॉर्डिंग पॉज हो सकती है। मैंने क्या पूछा, पता आइडिया है किसी को कि या बंद ही होगी। चले हम जाते हैं RDP पे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, ब्राउज में जाते हैं। जो की पेयर हमने डाउनलोड किया था उसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। डिक्रिप्ट पासवर्ड किया और ये हमारे पास पासवर्ड यहाँ पे आ गया। अब इसको कनेक्ट करने के भी हमारे पास कई सारे तरीकाकार हैं। सबसे आसान तरीका है हम RDP को फाइंड आउट करें, ठीक है। RDP पे हम चले गए, यहाँ तो यहाँ से हम पब्लिक DNS को कॉपी कर लें। यहाँ हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी जो इंस्टांस है उसका हम जो IP एड्रेस है उसको हम कॉपी करें। उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया। यूजर नेम में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और पासवर्ड में यहाँ पे जो हमारे पास पासवर्ड था, जो डिक्रिप्ट हमारे पास पासवर्ड था, हमें वो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पासवर्ड को हमने कॉपी किया, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रिमेंबर मी पे क्लिक करते हैं और इसको हम यस पे क्लिक करते हैं।
चले ये देखें यहाँ पे अब क्या हुआ, हमारे पास जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है, जिस पर हमारे पास 4 GB रैम है और 30 GB की जो है वो हमारे पास हार्ड ड्राइव है। 3rd जनरेशन की हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, इसको अभी हम करते हैं मिनिमाइज। सबसे पहले हमने इसमें गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम जो अपना काम है वो इजी कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्रोम सेटअप के नाम से एक 1 MB की फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अपनी जो इस EC2 इंस्टांस है इसमें मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कॉपी हो रही है फाइल हमारी। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, जितनी देर तक गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, मैं ये जो वेबसाइट है जो 60 MB के लगभग है, इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। और हम क्या करते हैं तब तक इस गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है हमने कॉपी करके जो है वो गलती की है, क्योंकि जो कनेक्शन है ये स्लो हो गया हमारा। चलें, ये गूगल क्रोम जो है उस पर इंस्टॉल हो गया। अभी सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। एक तो हम विनरार को डाउनलोड करेंगे ताकि वो ये जो फाइल है इसको अनजिप कर सके, क्योंकि अगर हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं ना जो इसका बाय डिफॉल्ट है, इसको अनजिप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो साथ इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए एग्जाम, और उसका जो मिनिमम वर्जन PHP का कौन सा होना चाहिए, 7.3। तो हम करते हैं एग्जाम। इसको अगर हम डाउनलोड पे जाते हैं, अपाची फ्रेंड्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन की जो इस पे है जी, इसमें PHP का वर्जन है 7.29 और PHP का जो है हमारे पास 7. ठीक है, लेटेस्ट इसका जो वर्जन है वो PHP का 8.15 है। तो हम ऊपर वाला डाउनलोड कर लेते हैं, 160 MB के अराउंड है ये। तो ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से विनरार को हम डाउनलोड करते हैं, उतनी देर हम इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं। चलें, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं। एग्जाम को इंस्टॉल करने का बहुत आसान सा प्रोसेस है। हम जाते हैं जी डाउनलोड्स में जाते हैं, और डाउनलोड्स में जाने के बाद हम जो विनरार है हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो टास्क करना है उसके लिए हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट कोई इतना रिलायबल इन्वायरमेंट नहीं है। ये जो हम वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं हम वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ बेनिफिट क्या हो रहा है, सिर्फ 2 चीज़ों का हो रहा है। एक, हमें हमारी जो मशीन है वो फिजिकल से काम पे शिफ्ट हो रही है, वर्चुअल मशीन पे उसको क्या कहते हैं शिफ्ट हो रही है। सेकंड, हमारे पास जो स्टोरेज के लिए या फिजिकल सर्वर से या उनको पावर को आप रखना पड़ रहा था, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बचत हो रही है। अभी हम इंजीनियर्स वाले या प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ नहीं गए। जो मैंने आपको बताया वो सोल्यूशन ये है कि हमारी वेबसाइट जो है वो काम पे होस्ट हो, अमेज़न के ऊपर एक लिनक्स की इंस्टांस बने जिसके ऊपर हम PHP के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उस पर हम क्या करें,
जस्ट अपनी वेबसाइट को होस्ट करें। डेटाबेस के लिए हम डेटाबेस की एक इंस्टेंस बनाएं, वहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करें, और स्टोरेज के लिए हम S3 को इस्तेमाल कर लें। ये रिलायबल सोल्यूशन है हमारे पास। वो कंप्लीट हो गई है। इसमें जो पहली सर्विस है वो हमारे पास अपाची की है, दूसरे सर्विस जो है वो हमारे पास MySQL डेटाबेस की है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं लोकल होस्ट पे, ये ओपन होना शुरू हो जाए। मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, तो मेरे पास इसका जो बाय डिफॉल्ट, जब भी हम जिस तरह अपाची को इंस्टॉल करते हैं या NGX को इंस्टॉल करते हैं, तो उसका जो डिफॉल्ट पेज है वो मेरे पास आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने करके ये देखना है क्या ये मेरा जो सर्वर है वो आउटसाइड भी जो है वो एक्सेसिबल है कि नहीं। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है, हम अपने पब्लिक IPv4 एड्रेस को कॉपी करें और इसको HTTP के साथ यहाँ पे पेस्ट करके देखें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सर्वर है वो आउटसाइड जो है ना वो एक्सेसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब भी हम एग्जाम को इंस्टॉल करते हैं तो वो लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, लेकिन वो जो उसकी एक्सेस है वो आउटसाइड नेटवर्क जो है वो अलाउ नहीं करता। उसके आउटसाइड जो एक्सेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मॉडिफिकेशन करने के लिए आप देखें हम यहाँ पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं और नजर नहीं है क्या वो हो रहा है। हम करते हैं, उसके बाद HTTPD एग्जाम कॉन्फ़िग की जो फाइल है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें आप सिंपल फाइंड आउट कर लें, जहाँ पे उसने रिक्वायर लोकल लिखा हुआ है ना, आपने ये देखें उसने डायरेक्टरीज के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो डायरेक्टरीज हैं ये कहाँ पे हो सकती हैं। हम इसको क्या कर देंगे, रिक्वायर आर गारंटीड, कि जहां जहां से उससे वो मांगे एक्सेस मांगे उसको वो क्या कर दे, ग्रांट कर दे। हम दोबारा से कंट्रोल F करेंगे, इसको फिर फाइंड आउट करेंगे। उसने कहा कि जी MySQL डेटाबेस जो है PHP माई एडमिन, यानी कि वो क्या कहते हैं हमारा लोकल व्यू हो, या उसको क्या कहते हैं वो भी हम आउटसाइड जो है उसको हम एक्सेस कर सके। हम इसको भी क्या कर देते हैं, ऑल गारंटीड कर देते हैं। हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह वेब जीलर का आ जाता है। ये तो हमें फिलहाल चाहिए नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको क्या कहते हैं, अप्लाई कर देते हैं। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप लिनक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, फायरवॉल क्या होती है वो अनेबल होती है। फायरवॉल जो होती है उसमें हमें जाके रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो हमारी ट्रैफिक को, विंडोज़ की जो ट्रैफिक है उसको वो अलाउ कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिलहाल जो फायरवॉल है उसको हम बंद कर देते हैं ताकि हमें जो एडवांस काम है, क्योंकि ये तो हम जस्ट देख रहे हैं ना कि ये टास्क है। हम जाते हैं फाइंड आउट करते हैं विंडोज फायरवॉल, ठीक है ना। हम करते हैं विंडोज फायरवॉल ऑन ऑफ, हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हम दोबारा आके देखते हैं कि हमारा ये जो सर्वर है ये आउटसाइड से एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टिल वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट कर रहा है अभी। इसको हमने स्टार्ट नहीं किया, इधर दोबारा बंद करते हैं। सॉरी, हमने इसको स्टार्ट नहीं किया था दोबारा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सेस हो रहा है। ठीक है, हमने क्या मॉडिफिकेशन की है, एग्जाम ने अपनी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी उसमें क्या किया हुआ था, उसने उसको आउटसाइड नेटवर्क पे अलाउ नहीं किया हुआ था। हमने क्या कहा कि आउटसाइड नेटवर्क पे अब ये क्या हो सके, एक्सेस हो सके। अब अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम को इस्तेमाल किया हो तो आप लोगों को आइडिया होगा
कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो एग्जाम में जाके htdocs में होती है, वैम्प में वो क्या होती है www. हम इन सारी फाइल्स को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। मैंने इन सारी फाइल को यहाँ पे डिलीट कर दिया, जो मेरी वेबसाइट थी उसको मैं यहाँ पे लेके आया और उसको मैंने आके अनजिप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अनजिप कर दिया इन सारी फाइल्स को और मैंने इसको क्या किया, दोबारा यहाँ से मूव कर दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस कंप्यूटर से बाहर। अभी आके हम इसको क्या कहते हैं, दोबारा इसको क्या कहते हैं, रीलोड करते हैं। हमने इसको रीलोड किया तो उसने हमारे आईपी के आगे डायरेक्ट उसने उसको किस पे ले गया, पब्लिक पे ले गया। तो अगर हम देखें अपने इसमें जाके, यहाँ पे हमारे पास पब्लिक के नाम का एक फोल्डर है और पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन सी फाइल पड़ी हुई है, index.php। और फर्स्ट टाइम वो हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, इंस्टॉल फाइल्स पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे वो देखें इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस जो है वो कर रहा है। उसको कह रहा है कि इंस्टॉलेशन से पहले उसको क्या कहते हैं, आपको एक डेटाबेस चाहिए जो होस्ट होना चाहिए, डेटाबेस का नाम चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। हमने अगर देखें यहाँ पे जो एग्जाम को जब इंस्टॉल किया है तो इसके साथ हमें डेटाबेस की जो सर्विसेज है वो मिली कि नहीं मिली। अगर यहाँ पे हम एडमिन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, इसका भी ना एक पंगा ही होता है। तो ये देखें यहाँ पे हमें डेटाबेस की सर्विसेज मिल रही है। अभी डेटाबेस जो है वो बाय डिफॉल्ट उस पर हमारे पास कोई यूजर नेम और कोई पासवर्ड नहीं है। तो ये आप लोगों का टास्क होगा कि आपने इसका जो रूट यूजर है ना डेटाबेस का, उसको आपने क्या करना है, सिक्योर करना है। फिलहाल अभी हम इसको यहीं पे ऐसे रहने दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना इसका डुप्लीकेट टैब जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट टैब क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, PHP माई एडमिन को लिखता हूँ। तो जैसे वो EC2 इंस्टांस के अंदर मेरे पास डेटाबेस ओपन हो रहा है मेरा, वैसे ही यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास डेटाबेस जो है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ यूजर अकाउंट्स में जाता हूँ। यूजर अकाउंट्स में मैं जाने के बाद ऐड यूजर अकाउंट करता हूँ। अभी हम इसके रूट यूजर को सिक्योर नहीं कर रहे, आप यहाँ से आके इसका बल्कि रूट का जो पासवर्ड है ना आप उसको चेंज आउट कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने खुद करके देखना है कि रूट यूजर का जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो किस तरह से होता है। मैंने ऐड यूजर अकाउंट पे क्लिक किया, मैंने यूजर नेम में क्या लिख दिया, अर्पण लिख दिया और पासवर्ड में मैंने क्या लिख दिया, अर्पण लिख दिया। रीटाइप मैंने पासवर्ड किया। मैं कहता हूँ इसी सेम नाम से जो है ना वो डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाए और मैंने उसको जो एक्सेस देनी थी, जिस तरह आप एक्सेस अलाउ करते होते हैं कि ये यूजर क्या क्या कर सके, मैंने बाय डिफॉल्ट उसको चेक ऑल पे क्लिक कर दिया और मैं गो पे क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें अस्पन के नाम से एक डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्लिक किया था। अब मैं दोबारा इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे आता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेक कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर जो है BE ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी एक्सटेंशन चेक कर रहा है। जब हम लिनक्स पे काम करेंगे, हम PHP को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले हमें PHP के वर्जन की कंपैटिबिलिटी देखनी होगी कि वो क्या वो 7.3 है, उससे अबव है, ये 7.3 है। उसने कहा कि जी वर्जन भी ठीक है, ये एक्सटेंशन भी है, ये एक्सटेंशन, ये जितनी भी एक्सटेंशन है ये सारी हमारे पास क्या है, ठीक काम कर रही है। ऐसे ही है अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन अनएबल ना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास जिस तरह अभी GD की एक्सटेंशन है, आप किस पे काम कर रहे हैं, एग्जाम पे काम कर रहे हैं ना अभी। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने php.ini फाइल पे जाना है। आपने यहाँ पे जाके ये जितनी भी एक्सटेंशन है उनको आपने फाइंड आउट कर लेना है। अभी देखें अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने कोमा पुट कर दिया ना, मैंने इसको सेव कर दिया, इस फाइल को Ctrl+S से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इससे पहले मैंने कोमा इनपुट कर दिया, ये एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, ये डिसेबल हो जाएगी। जैसे अभी देखिएगा मैं इसको स्टॉप करता हूँ,
स्टॉप करने के बाद मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया और मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, कंटिन्यू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें वो आपसे क्या कह रहा है, जो एक्सटेंशन है वो रिक्वायर्ड है। जब हम लिनक्स पे काम करेंगे, जब हम सारा काम खुद से करेंगे, जो डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट है उसमें हमें सारी एक्सटेंशन जो है वो खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर हम खुद से इंस्टॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, नॉलेज जो है या हमारी हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मुझे ये सारी चीजें कैसे पता चल रही हैं, हम जब भी लाइव इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो मसाइल आते हैं, बार बार आते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि आपने जो एग्जाम डाउनलोड करना है, सबसे जो मिनिमम वर्जन है 7.4, अगर आप 8.0 वाला बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं ना, तो लार्वेल के जो कोड है ना वो उसमें रन नहीं होने थे। क्यों नहीं रन होने थे, क्योंकि वो जो नया वर्जन है उसमें जब भी लार्वेल का नया वर्जन आ जाता है तो उसमें कंपाइल का जो है वो इशू आ जाता है, ठीक है ना। तो वो आपके पास रन नहीं होना था, आपने कहना था कि जी हमारी जो वेबसाइट है वो काम ही नहीं कर रही। तो आपको ये एरर किस तरह से पता चलना था, आपको लार्वेल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था कि जो नया कोड आया है वो उसके लिए जो वर्जन है वो मिनिमम जो है वो 8.0 होना चाहिए, या अगर आपने इस कोड को रन करना है ये फलां वर्जन से लेके फलां वर्जन तक। ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी, ये तब आएंगी जब आपको बार बार जो है वो एरर फेस आउट करना पड़ेगा, आप गूगल करेंगे तो फिर जो आपका एरर है वो हल होगा। तो ठीक है, मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दे दी है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सारी एक्सटेंशंस को चेक कर रहा है कि मैंने जब अपने सॉफ्टवेयर को रन करना है तो सारी की सारी जितनी भी एक्सटेंशन हैं वो ठीक है कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर की खूबी होती है कि वो आपको गाइड कर रहा है। अदरवाइज अगर ये हमें गाइड ना कर रहा होता तो क्या आना था, हमारी इंस्टॉलेशन में एरर आना था। अभी हम दोबारा जाते हैं, दोबारा जाने के बाद जो हमने कोमास पुट किए थे हम उनको बैक कर देते हैं और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। हम अपने सर्वर को बंद करके दोबारा रन करते हैं, रीस्टार्ट क्यों से कर रहे हैं, ताकि वो जो उसमें हमने चेंजिंग्स की है ना वो उसमें क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। चलें यहाँ पे आके हम इसको चेक अगेन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें हमारे पास क्या हो गया, ये अपडेट हो गई। हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जी HT डॉक्स में आपकी ये फाइल होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, स्टोरेज के अंदर आपका जो ऐप वाला फोल्डर है, यानी कि उसने अपने तमाम रिसोर्सेज उसने क्या किए, चेक किए कि मेरे जितने भी इंस्टॉलेशन के तमाम सोर्सेज हैं वो क्या पूरे हैं। नेक्स्ट उसने कहा अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा उसने कहा कि जी आपने ना मुझे डेटाबेस का बताना है कि डेटाबेस मेरा कहाँ पे होस्ट है। तो डेटाबेस इस वक्त हमारा कहाँ पे होस्ट है, इस IP एड्रेस पे है, लेकिन है तो उसी मशीन पे है कि नहीं। तो मैं लोकल होस्ट तो लिख सकता हूँ ना कि नहीं। ये देखो अगर मैं लोकल होस्ट लिखूँ, चले मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं लोकल होस्ट लिखूँ /php माई एडमिन अगर मैं लिखूँ तो ये देखो मेरा डेटाबेस जो है वो ओपन हो रहा है ना, क्योंकि वो सेम मशीन पे होस्ट है। अगर मेरा डेटाबेस होता, मैंने अमेज़न के अंदर जाके डेटाबेस को सिलेक्ट किया होता तो मेरा फिर IP चेंज होना था, या अगर मैंने उसको किसी और मशीन पे होस्ट किया होता तो फिर ही चेंज होना था ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोकल होस्ट जो है वो उसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ रहने दे सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे इसका जो IP एड्रेस है वो भी हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। डेटाबेस का हमारे पास नाम क्या था जो हमने क्रिएट किया था, डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या था, असफन था। डेटाबेस का यूजर नेम जो था वो हमारे पास असफन था। यहाँ पे हम रूट भी रख सकते हैं क्योंकि रूट के पास हमारे पास डिफॉल्ट प्रिविलेजेस इसकी अवेलेबल हैं। डेटाबेस का हमारे पास पासवर्ड क्या था, असफन था। प्रीफिक्स का मतलब होता है आपके डेटाबेस के अंदर जब भी कोई टेबल क्रिएट हो, टेबल क्रिएट होने से पहले कुछ ना कुछ उसके वर्डिंग जो है या उसके पहले कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये हमारे पास ऑप्शनल है, हम इसको क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, डेटाबेस जो है वो हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अभी हमने इसका एडमिन यूजर नेम क्या रखना है, यूजर नेम हम इसका एडमिन रख देते हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखें डेटाबेस के अंदर जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टेबल्स हैं वो क्रिएट हो गए होंगे। अच्छा अभी नहीं हुए, अभी जस्ट उसने क्या किए, कनेक्टिविटी चेक की है। इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल में वो बाद में करेगा। यूजर नेम मैंने क्या रखा है, असफन रखा है। पासवर्ड मैंने @aspan@aspan.com रख दिया है। और सॉरी यूजर नेम ईमेल, और यूजर नेम मैंने ID पासवर्ड जो है वो मैंने असफन रख दिया है। इसको मैंने क्या कंटिन्यू किया।
और अब वो क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन जो है वो उसकी स्टार्ट कर रहा है। अब जैसे ही उसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर क्या हो गया, टेबल्स जो है वो क्रिएट होने शुरू हो गए। और इधर हम देखें इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब वो हमें क्या कह रहा है कि कहते हैं इंस्टॉलेशन अगर पूरी हो गई है तो आपने जो इंस्टॉल की जो फाइल्स है ना, आपने उनको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। हम दोबारा अपने यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमारे पास जो पड़ी हुई थी HT डॉक्स के अंदर जो हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई थी, पब्लिक में अगर जाते हैं तो देखें उसने खुद ब खुद जो है वो डिलीट कर दिए। लगी इस चीज की समझ? हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे पहले इंस्टॉल फोल्डर आ रहा था ना, उसने क्या कर दिया, उसको खुद ब खुद उसने उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हम दोबारा जाते हैं जी। उसने हमें क्या किए, दो पैनल्स दिए हैं। उसने कहा अगर आप एडमिन हैं, आप इस IP एड्रेस के जरिए से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप क्या हैं, अगर आप यूजर हैं तो आप इस वेबसाइट के जरिए से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखें, अगर मैं अपनी मशीन को बंद करके ऑन करूं तो ये IP चेंज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी EC2 इंस्टांस का जो IP है वो चेंज हो जाएगा। अब फिर मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा डेटाबेस में जाके या जो मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है वहां पे क्या करना पड़ेगा, नया IP जो है वो एडिट करके उसको पेस्ट करना पड़ेगा। और मेरे जितने भी यूजर हैं मुझे उनको क्या करना, बताना पड़ेगा, मुझे उनको बताना पड़ेगा कि जी आपने क्या करना है, मेरी वेबसाइट का जो IP एड्रेस है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया, आप इसको क्या कर लें, अपडेट कर लें। तो यही वजह है कि इसकी वजह से हम जो है वो स्टैटिक IP जो है वो हम रिजर्व कर लेते हैं। वो आप लोगों ने देखा है ना कैसे करते हैं, VPC में जाने के बाद आप जो है वो एक IP के लिए जो रिक्वेस्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे यूजर नेम में क्या लिखा था, aspan@aspan.com लिखा था। पासवर्ड में मैंने क्या लिखा था, aspan लिखा था। मैं इसको साइन इन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो मेरा पोर्टल है वो आ जाएगा। यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरी साइट का URL क्या है, जहाँ पे मेरी ये जो साइट है वो इंस्टॉल है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मेरी जितनी भी साइट की सेटिंग्स है वो मेरी यहाँ पे आ रही है। चले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर का क्या, किसका नाम करूँ, चले मैं जाकिब का क्रिएट कर देता हूँ। इसकी ईमेल क्या है, जाकिब, चलो कुछ नहीं होता, कर देते हैं जी ZAQIB। ठीक है जी, पासवर्ड मैं इसका रख देता हूँ 1234 और ईमेल कन्फर्म मैं कर देता हूँ कि ईमेल कन्फर्म है इसकी, क्योंकि ये जो मैंने ईमेल लिखी है वो रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इसकी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। रूल्स में मैं इसके जाके रख देता हूँ कि जी इसका जो रूल है वो क्या है, यूज़र का है। इसको मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। अब जाकिब करो इसको लॉगिन करो ज़रा और अपना जो IP एड्रेस है वो लिखो। लॉगिन करो, लोकल होस्ट क्यों लिखना है, इसने ये IP एड्रेस लिखना है। कर रहे हो, लिखो 44203637 चलो मैं इधर ही कर देता हूँ, जितनी देर तुमने लगानी है ना। क्या हो गया है, चलें इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक न्यू टैब में हम क्या करते हैं जाके, तो ये देखें मेरा यूजर जो होगा उसके पास क्या आएगी, इस तरह की एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये वेबसाइट उसके पास क्या आ गई, हमारे यूजर के पास आ गई है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ZAQIB@ZAQIB.com, पासवर्ड क्या था 1234। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा जो यूजर है वो क्या हो गया, लॉगिन हो गया। चल क्या हो गया इसको, ठीक है। अब मेरा यूजर कोई फाइल अपलोड करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे क्लिक करता है, वो ये फाइल को क्या कर सकता है, ये देखें ये फाइल अपलोड हो गई है। जिस तरह आपके पास गूगल ड्राइव काम कर रहा होता है, इसने किसी को शेयर करनी है, गेट शेयरेबल लिंक पे वो क्लिक करता है, तो जनरेट लिंक पे वो क्लिक करेगा तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा, वो किसी को भी सेंड करेगा, उस फाइल को वो क्या कर देगा, डाउनलोड कर देगा। अब ये जितना भी डेवलपमेंट का काम था ये किसने किया है, ये डेवलपर्स ने किया है।
अब डेवलपर के आपका काम क्या होगा, डेवलपर के कोड को अंडरस्टैंड करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, उसको अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से उसको आपने क्लाउड पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अभी हमने जो इम्प्लीमेंट किया वो हमने कौन से लेवल का किया, थर्ड लेवल का इम्प्लीमेंट किया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे थर्ड लेवल की बात जो आ रही है वो कैसे आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसके ये देखें, ये तो डेवलपर्स का काम है ना कि उन्होंने किस तरह की वेबसाइट डेवलप की है। टोटल फाइल एक आ रही है, यूजर इतने आ रहे हैं 2 KB की। अभी मुझे ये बताएं कि अगर मेरी विंडोज में वायरस आ जाता है, मेरी विंडोज जो है वो करप्ट हो जाती है, तो क्या हुआ, मेरे पास रिस्क है ना। मेरी अब ये यहाँ पे विंडो रन होने के लिए कितनी स्पेस ले रही है। परफॉर्मेंस में मैं जाता हूँ, अभी ये देखें उसने 2.7 GB जो है ना आउट ऑफ 4 GB जो रैम को क्या किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। तो मेरे लिए ये तो लॉस है कि नहीं लॉस है। उसने CPU के जो उसको इतना रिजर्व नहीं करना चाहिए था जितना ज्यादा उसने इसको क्या कहते हैं रिजर्व किया हुआ है। थर्ड, मेरे पास अगर देखें EBS की जो स्टोरेज है, आपको पता है वो कॉस्टली पड़ रही होती है, ऐसे ही है कि नहीं ऐसे। तो वो मेरे पास स्टोरेज कितनी है, 30 GB की है। तो मेरे लिए इससे ज्यादा बेनिफिशियल क्या स्टोरेज थी, मेरे पास S3 थी कि नहीं। और मेरा जो डेटाबेस का जो सर्वर है वो भी इसी मशीन के ऊपर रन हो रहा है, जो क्या कर रहा है, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट कर रहा है। और ये जो मेरी मशीन है ये डेटाबेस के लिए स्पेसिफिक भी नहीं है। तो मेरे पास सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, एक S3 स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। सेकंड, मेरे पास डेटाबेस के लिए डेटाबेस होना चाहिए था। थर्ड, मेरे पास लिनक्स की एक मशीन होनी चाहिए थी जिसके ऊपर क्या होना था, जस्ट मेरा कोड रन होना था। उसके लिए मुझे क्या चाहिए थी, 1 GB की रैम के साथ इनफ मशीन थी, क्योंकि उसने क्या करना है, जस्ट कोड को रन नहीं करना है ना, बार बार कोड को रन करना है। उसके लिए साथ में नेटवर्क तो अच्छा ही होगा, लाजमी सी बात है। स्टोरेज, जितना भी यूजर ने डेटा स्टोर करना था वो अभी किस में स्टोर हो रहा है, वो अभी मेरी इस हार्ड ड्राइव में स्टोर हो रहा है जो 30 GB वाली है। तो तब हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होना था, S3 के अंदर जो हमने बकेट बनाई होनी थी वहां पे स्टोर होना था। और जो डेटा बेस है मेरा वो अभी कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसी मशीन के ऊपर हो रहा है। वो तब कहाँ पे स्टोर होना था, वो हमारी जो डेटा बेस की जो इंस्टांस है वहां पे स्टोर होना था। तो बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास ये था कि नहीं था। अगर हमें डेवलपमेंट नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या नहीं आती, डेवलपमेंट नहीं आती, हमें डेटाबेस नहीं क्रिएट करना आता, हमें लिनक्स के ऊपर काम नहीं करना आता, तो आप लोगों ने क्या करना था, बीनस्टॉक को यूज करना था। ये जो जिप वाली फाइल है ये आपने क्या करनी थी, उसको अपलोड कर देनी थी, की थी ना आप लोगों ने। उसने क्या करना था, खुद से क्रिएट करना था, डेटाबेस मशीन भी क्रिएट करनी थी, खुद ही से उसने क्या कहते हैं आपके लिए जो इन्वायरमेंट है PHP का वो भी क्रिएट करना था। अगर आप देखें यहाँ पे आके, हम अगर इसको फिलहाल ये चीज तो आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी है ना। अभी अगर आप हम आए, इलास्टिक लाजमी लगाना है, मैं अगर वैसे ढूंढ लूं इलास्टिक का उसने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये ऑटो स्केलिंग पे होती है, पता है ना इस चीज का। चले मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे करता हूँ, अगर मुझे कोडिंग ना आती होती, क्योंकि आप लोगों ने डेवऑप्स में जाना है तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए और लाजमी आनी चाहिए। आपने इंशाल्लाह इतने के मसले सोल्व करने हैं कि जिस तरह आप लोग मुझे कहते हैं ना ये मसला आ रहा है, मैं आप लोगों को आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि आपने ये गलती की है। तो वो ये कब होता है, जब आप मसले हल करते रहते हैं, मसले हल करते रहते हैं, मसले आते रहते हैं, आपको पता होता है कि ये उसने ये सोल्यूशन किया है। एप्लीकेशन का नाम मैं कुछ भी कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म में मैं क्या यूज करूंगा, PHP यूज करूंगा। उसने कहा कि इसका वर्जन कौन सा होना चाहिए, ये देखें वर्जन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि जी रिकमेंडेशन दी है, उसने कहा कि जी सिंपल एप्लीकेशन है, नहीं मैंने कहा जी मेरा कोड रन करना है। उसने वर्जन लेबलिंग उसने कहा कि जी करनी है, या मेरे पास लोकल फाइल है या S3 के अंदर फाइल पड़ी, मैंने कहा लोकल फाइल है, यहाँ से मैंने क्या करनी थी, ये फाइल जो है ये मैंने दे देनी थी, ठीक है ना। ऐसे ही है कि नहीं ऐसे। मैंने कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करना था, यहाँ पे आके मैंने जो सिक्योरिटी रूल्स है मैं उनको एडिट कर सकता था, नेटवर्क को मैं एडिट कर सकता था, यहाँ पे आके मैंने जो डेटाबेस है वो क्रिएट कर लेनी थी। ऐसे ही है कि नहीं। माई SQL डेटाबेस मैंने क्रिएट कर ली, उसका वर्जन क्रिएट कर लिया, उसके लिए मैंने स्टोरेज क्रिएट कर ली, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लैब्स की हुई है ना ये,
कर लोगे तो मुझे अब आप लोगों ने पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको EC2 पे विंडोज का सर्वर बना के उस पर इम्प्लीमेंट करना है। दोबारा अब आप लोगों ने मुझे इसको बीनस्टॉक पे करके आप लोगों ने अपनी वीडियो बना के सेंड करनी है। वीडियो बेशक आधे घंटे की बने, पौने घंटे की, पहले आपने ट्राई करना है खुद से, एक दो मरतबा करोगे समझ आ जाएगी, देन आपने वीडियो बना के मुझे क्या करनी है, सेंड करनी है। जो लिनक्स पे इम्प्लीमेंटेशन है डेवलपमेंट वाली, वो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा। अगले 2 दिन में हम क्या कहते हैं सीख लेंगे कि किस तरह से वेब सर्वर बनाना है, किस तरह से उसके ऊपर हमने जो PHP के जो मॉड्यूल्स हैं उनको हमने इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसके ऊपर हमने डेटाबेस को इंस्टॉल करना है और किस तरह से हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये रियल टाइम टास्क की एक छोटी सी एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, जिसको हमने क्या करना है, ऑटोमेट किया है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, थर्ड तरीका जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक हो गया? तो ये अब कर लेंगे सारे लोग, ना भी हुआ कोई मसला नहीं है, 2 दिन है, जो बंदा कोशिश करेगा उससे हो जाएगा, क्योंकि ये बीनस्टॉक ने तो आपका सारा मसला हल कर देना बना बनाया। बस आपने जो URL होगा उस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जिस तरह हमने इंस्टॉल किया है वहां पे आपने डेटाबेस का वो क्या कहते हैं IP एड्रेस दे देना है, और यहाँ पे आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया होगा और जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया होगा वो आप लोगों ने क्या करना है, दे देना है। तो यहाँ पे अभी किसी का कोई सवाल, और वीडियो तो शेयर हो जाएगी, मैंने कोई और सवाल का है वो बताओ। चलो ठीक है जी।